रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गिन्नी गुची की एक बहुत बढ़िया सी शॉर्ट ड्रेस पहनकर कैफे में किसी लड़के से मिलने आई होती है। समय से पहले पहुंचने के कारण वो अकेली बैठी इंतजार कर रही होती है। तभी वेटर वहां कॉफी लेकर आता है और एक टेबल से टकरा जाता है, जिसके कारण थोड़ी कॉफी उछलकर गिन्नी की ड्रेस पर आ जाती है और गिन्नी अचानक से खड़ी होकर जोर से चिल्लाती है, What the hell is this? मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। गुची कलेक्शन का सबसे महंगा पीस था ये। पूरे 70,000 की ड्रेस थी मेरी, जिस पर तुमने दाग लगा दिया। सॉरी मैडम, दाग की बात है तो जहाँ इस अटपटी सी ड्रेस के लिए 70,000 फूके, तो वहीं 10 वाला सर्फ एक्सल खरीद कर मस्त फटका मार कर धो लेना। क्या? अरे सर्फ एक्सल, वही दाग अच्छे हैं कि ऐड आती है ना, वही वाला मैडम। How dare you? मतलब इतने महंगे ब्रांड के कपड़ों पर कॉफी गिरने के बाद भी तुम इसे धोने का तरीका बता रहे हो, वो भी फटका मारकर। Like seriously? अभी सॉरी कह दिया, दाग हटने का तरीका बता दिया, इससे ज्यादा क्या करें। Oh my God! मैनेजर कहाँ है इस कैफे का? मेरा अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। मैनेजर! वो इतनी जोर से चिल्लाने लगती है कि कैफे में बैठे सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। तभी वहाँ मैनेजर आकर उसे शांत होने को कहता है और फिर मैनेजर के साथ वेटर भी दोबारा गिन्नी से माफी मांगते हैं। गिन्नी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हाई सोसाइटी फैमिली में परवरिश होने के कारण वो ज्यादातर ब्रांड के कपड़े और चीजें ही यूज करती थी और कपड़े वो गुची ब्रांड के ही पहना करती थी, जो कि बहुत महंगे आते थे। एक दिन वो अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में जाने के लिए ऑनलाइन गुची का एक टॉप ऑर्डर करती है और अगले दिन उसे पहनकर तैयार हो रही होती है। तभी उसके कमरे में उसकी फ्रेंड अनाया आती है, जिसने ठीक उसी के जैसा टॉप पहना था। दोनों एक दूसरे को देखती हैं, जहाँ गिन्नी हैरान हो जाती है तो अनाया हंसकर कहती है, ओहो, तो तू भी सरोजनी जाने लगी। सही है, मस्त सेम टॉप पहना है अपन ने। क्या तू ये टॉप उस सस्ते से मार्केट से लाई है? मुझे लगा कि तूने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। वैसे कितने का है? मैं नहीं, मम्मी लेकर आई है। वो कह रही थी कि दुकानदार 700 का बता रहा था, तो कम कराकर मम्मी 450 तक का ले आई। पागल वागल है क्या? मुझे तो ये टॉप 25 का पड़ा है। 2500? नहीं, 25,000। टॉप की कीमत सुनकर अनाया चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि गिन्नी उसे संभालते हुए कहती है, बताओ, चक्कर तो मुझे आने चाहिए। जो टॉप मुझे इतना महंगा पड़ा तो उसे रद्दी के दाम में ले आई। और क्या, एक जैसे ही तो दिख रहे हैं। क्यों नहीं, मेरे टॉप पर बकायदा गुची ब्रांड का प्रिंट है और तेरे टॉप पर तो यूची प्रिंट है। और हाँ, ब्रांड की पहचान के साथ साथ मेरे कपड़े की क्वालिटी तेरे कपड़े से 10 गुना बेहतर है। ऐसे ही थोड़ी ना इतने महंगे टॉप लेती हूँ। अरे यार, अभी इतने सस्ते में सेम डिजाइन मस्त फैब्रिक मिल रहा है, तो गुची की जगह ऊंची पहनने में कोई बुराई नहीं है। अभी खाली जी लगाने के लिए तेरे जितना पैसा तो नहीं फूक सकती ना। तो कुछ भी बोल ले, ब्रांड इज ब्रांड बेबी। और गुची के टॉप और सस्ते टॉप में जमीन आसमान का फर्क है। अभी हो गया तेरा गुची का गुणगान, चल अभी देर हो रही है। गिन्नी अपना पर्स उठाकर उसके साथ घर से क्लब जाने के लिए निकलती है। समय बीतता है। एक दिन वो अलमारी में कपड़ों को देख रही होती है। तभी उसकी माँ हेमा उसके लिए जूस लेकर आती है और उसे ऐसे कपड़ों को देखते हुए देखकर कहती है, ऐसे क्या निहार रही है? कपड़े पहने जाते हैं, निहारे नहीं। माँ देखो ना, समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। अरे दैया, मतलब इतने पैसे उजाड़ कर महंगी महंगी ड्रेस से अलमारी ओवरलोड हुई है। अभी ये कपड़े बोलेंगे, दीदी सुनो, मुझे पहन लो, गधी कहीं की। ओहो माँ, अभी गुची ब्रांड के कपड़े महंगे नहीं होंगे तो क्या सस्ते होंगे? ये ब्रांड कुछ नहीं होता, पैसे बर्बादी होती है। तू कौन सी टॉप मॉडल है, हीरोइन लग रही है कहीं की। तेरे बाप के पैसे तुझे बस फालतू उड़ाने आते हैं। अभी माँ, मैं आपकी इकलौती औलाद हूँ और वैसे भी इतना पैसा क्या पापा दान में कमा कर थोड़ी ना देंगे। अभी कमाई अच्छी है तो खर्चा भी खुल के करने दो ना। हाँ, तो तू सब खर्च करेगी, कभी हमारे लिए भी कुछ खरीदा है तूने? नहीं, गुच्ची की सूची की साड़ी ही ले लूं। आई बड़ी, क्या बातें लेकर बैठ गई।
बात तो करनी पड़ेगी ना। फालतू की चीजों में पैसे खर्चना कोई समझदारी नहीं है। अभी तो भगवान की दया से हमारे घर के भंडार भरे हैं, लेकिन कल को कभी किल्लत देखनी पड़ गई तब क्या करेंगे? ऊपर से तेरा ये गुच्ची पहनने का शौक कहाँ से करेंगे पूरा? माँ क्या क्या बोल रही हो आप? जाओ यहाँ से। क्या पहनूं इसके लिए मैं पहले ही परेशान हूँ। आप दिमाग की दही मत करो। इतना कहकर वो अपनी माँ को जबरदस्ती बाहर भेज देती है। समय बीतता है और गिन्नी के पापा को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जिसके कारण उनके घर की आर्थिक स्थिति पहले जैसी नहीं रहती और बिजनेस में नुकसान को पूरा करने के लिए घर को छोड़कर सब कुछ बिक जाता है, जिसके कारण गिन्नी को भी पैसों की तंगी झेलनी पड़ती है। एक दिन वो कॉलेज के लिए तैयार होते वक्त अपनी एक गुच्ची की ड्रेस को देखकर मन में कहती है, जिंदगी की लग गई यार। मैंने एक बार अपनी पहनी हुई ड्रेस को दोबारा कभी रिपीट नहीं किया, लेकिन अब करना पड़ेगा। शाम को अंकुश की बर्थडे पार्टी के लिए गिफ्ट ले जाना है। उसके लिए पैसे कहाँ से लाऊं? आइडिया, मेरे पास गुच्ची की इतनी सारी ड्रेस है, क्यों ना मैं इन्हें सेल कर दूं। माना थोड़े कम में बिकेंगी, लेकिन मेरा काम तो चल ही जाएगा। तभी वो अपनी 2-4 गुच्ची की ड्रेसेस को शॉपिंग बैग में डालकर एक बड़े से मॉल में जाती है, जहां वो एक स्टाफ के आदमी को रोक कर कहती है, सुनिए, वो मैंने कपड़े के। जी बताइए, कपड़ों के सारे ब्रांड आपको हमारे यहाँ मिल जाएंगे। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, मैं कपड़े खरीदने नहीं बेचने आई हूँ। क्या ये मॉल है मैडम? शायद आप गलत जगह आ गई हो। अरे आप समझो ना, मेरे पास बहुत बढ़िया डील है। इस बैग्स में 3-4 गुच्ची के ब्रांडेड ड्रेस है, वो भी एकदम ब्रांड न्यू, एकदम फ्रेश है। 2.5 लाख के करीबन होंगे। आप उसको आधे रेट में ले लो। आप कोई मॉडल या हीरोइन तो है नहीं जी, जो आपके पहने कपड़े हम मॉल में रखें। अपने दिमाग का ना स्क्रू टाइट करो और अपने गुच्ची के कपड़ों को साथ लेकर सीधा रवाना हो जाइए यहाँ से। गिन्नी नहीं मानती। तभी वो आदमी सिक्योरिटी को बुलाकर उसे मॉल से बाहर कर देता है। तभी वो उन कपड़ों को बेचने अपनी एक फ्रेंड वानिका के पास जाती है और उसे ड्रेस दिखाकर कहती है, देख लो, दोनों ड्रेस गुच्ची के ही हैं। मैंने बस एक बार पहने हैं। ये वाली 50,000 की है और ये वाली 75 की, पर तेरे लिए दोनों 80 में दे दूंगी। क्या कहती है? तभी वानिका उसकी बात का जवाब दिए बिना कमरे में जाती है और वहाँ से सेम वैसे ही ड्रेसेस लेकर आती है और उसे दिखाते हुए कहती है, देख, ये 500 की है, ये 250 और ये वाली 300 की है। अभी ये सब देखने के बाद भी तुझे मुझसे 80,000 लूटने की हिम्मत बची है? इतना कहते ही गिनी अपनी सारी ड्रेसेस समेटती है और मुंह उठाए वहाँ से चल पड़ती है। अगले दिन अपनी सभी ड्रेसेस को लेकर वो बाजार में सेल लगाकर बेचते हुए कहती है, सेल 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 लग गई सेल, गुच्ची के कपड़ों की सेल। 300 में लपेटो, मस्त आरामदायक कपड़े, आओ आओ। अरे वाह, बड़ा बढ़िया ये टॉप है, लाली पर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ आंटी, क्यों नहीं। इस टॉप को पहनकर आपकी बेटी गुच्ची लाली हो जाएगी, बस 300 में। ना ना ना, मैं तो इसके 150 ही दूंगी। ऐसा करो आंटी, फ्री में ही ले जाओ। हैं, सच्ची? जीती रहे बेटी। ओ आंटी, आशीर्वाद नहीं, 150 ही दे दो। बताओ, गुच्ची की ड्रेस पहनने वाली गुच्ची की महंगी ड्रेसों को कौड़ी के भाव में बेच रही है। उफ। सुधा कुछ साल बाद अपने ससुराल अकेले आती है और आते ही पास में खड़े अनिरुद्ध नाम के लड़के के पास जाकर उसको एक पेपर देकर उससे बोलती है, भाईजान, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हैं? भाई हटाकर सिर्फ जान बोलोगी तो घर तक छोड़ दूंगा। जान, क्या इस एड्रेस तक मुझे और मेरे इस भारी भरकम सामान को छोड़ दोगे? सुधा के मुंह से ये सुनते ही अनिरुद्ध 4G की स्पीड से उसका बैग और उसके हाथों से एड्रेस वाला पेपर लेकर उससे बोलता है, अरे ये पता तो पास का ही है, तुम तो मेरी पड़ोसन निकली, अब तो खूब मजा आएगा, सही जमेंगी हम दोनों की। उप्स, कितनी धूप है। तुम्हारे पास कोई एसी वाली गाड़ी नहीं है क्या, जिसमें तुम मुझे मेरे घर छोड़ सको? अरे बगल में ही घर है, पर तुम इतना बोल रही हो तो मैं अभी तुम्हें अपनी बसंती से मिलवा देता हूँ। ये बोलकर अनिरुद्ध उसका सामान नीचे रखकर अपनी फटफटिया बाइक लेकर उसके पास आता है और उसको अपनी बाइक पर बैठाकर घर तक लेके जाता है, जहाँ जाकर अनिरुद्ध उससे शर्माते हुए बोलता है,
तो कैसी लगी तुम्हें मेरी बसंती की सवारी? बहुत शानदार थी। पूरी बॉडी अभी तक वाइब्रेट कर रही है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, गुड बाय। इतना बोलकर सुधा अपने घर में चली जाती है और सुधा को देखकर उसकी सास कस्तूरी उससे बोलती है, आ गई ये तूफान। अब यहाँ के पड़ोसी भी मदहोश रहेंगे क्योंकि महारानी की हरकतें ही ऐसी हैं। पर बहू, मैं तुझे पहले ही चेतावनी दे रही हूँ, कुछ ऐसा वैसा मत करियो जिससे हमें लेने के देने पड़ जाएं। कस्तूरी मेथी यानी मेरी सासू माँ, आपको तो पता है ना कि मैं कितनी हॉट हूँ। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि हर कोई मुझे देखकर मेरा दीवाना हो जाता है। तो अपनी इस हॉटनेस को काबू में रख, यहाँ पर तो खास कर, क्योंकि यहाँ के जो पड़ोसी है ना बहुत ही खतरनाक है। सासू माँ भूलिए मत, जहाँ आप पिछले 2 सालों से रह रही हैं ना और ये इतनी मौज कर रही हैं, वो सब कुछ मेरी बदौलत है। हाँ हाँ जानती हूँ, अब जाके फ्रेश हो जा। ये बोलकर कस्तूरी अपने बेटे हर्ष को कॉल करके उसे सुधा के बारे में बता देती है। तो वहीं सुधा फ्रेश होकर बालकनी में खड़ी हो जाती है, जहां उसकी नजर अपने पड़ोसी अनिरुद्ध पर जाती है। अनिरुद्ध को सामने देखकर सुधा उसे फ्लाइंग किस करती है। ये देखकर अनिरुद्ध भी उसे फ्लाइंग किस करता है, पर सुधा बिना उसकी फ्लाइंग किस देखे वहां से चली जाती है और उसके जाते ही अनिरुद्ध उससे बोलता है, पड़ोसन नहीं तूफान है, और ऐसी तूफान है जो अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले जाती है। पता नहीं मुझे कब उड़ा कर लेकर जाएगी। ये बोलकर अनिरुद्ध झांक झांक कर सुधा को देखने की कोशिश करता है। तभी वहाँ उसकी बीवी कोयल आती है और अनिरुद्ध को ऐसे देखकर पास में रखा डंडा उठाकर उसके बम पर जोर से मारते हुए बोलती है, पड़ोसी के घर में ऐसे क्या ताक झाक कर रहे हो, वो भी उस पड़ोसी के घर में जिसमें एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती है। तुम तो इतने आवारा बन रहे हो कि अब तुमने एक बुढ़िया तक को नहीं छोड़ा। अरे गवार औरत, इस पड़ोसी के घर में बुढ़िया नहीं तूफान आई है, बस उसी को देखकर आंखों को ठंडक पहुंचा रहा हूँ। तो लगता है तुम कल वाली मार भूल गए। रुको अभी बताती हूँ। अपनी बीवी का गुस्सा देखकर वो उसके पैरों में गिर जाता है, पर कोयल उसे माफ नहीं करती। वो अपने पति को डंडे पे डंडे मारती रहती है। अपनी बीवी की मार खाकर वो जोर से चिल्लाता है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सुधा बाहर आती है और उसको अपनी बीवी से मार खाता देखकर हंसते हुए अपनी सास के पास जाकर उससे बोलती है, सासू माँ, यहाँ तो एक से बढ़कर एक कार्टून है। सच में सही मजा आएगा अपने पड़ोसियों को लूटने में। अरे मेरी तूफान एक्सप्रेस बहू, तुझे देखकर हर पड़ोसी मदहोश हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ किसी को नहीं लूटना, वरना हम खुद ही लूट जाएंगे। पर वो क्यों सासू माँ? अरे क्योंकि यहाँ के जो पड़ोसी है ना, जितने आवारा और मदहोश रहते हैं ना, उससे ज्यादा ये चौकन्ने भी रहते हैं। कस्तूरी उसको अपना जलवा यहाँ बिखेरने से मना कर देती है, पर सुधा अपनी सास की एक नहीं सुनती और अनिरुद्ध से छुपकर मिलती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुधा अनिरुद्ध के घर के पास जाकर अनिरुद्ध को गले लगाकर उसके पॉकेट से पैसे चुरा लेती है और उसको किस करते हुए बोलती है, जान, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, एक बार बोल कर तो देखो। दोनों रोमांटिक बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अनिरुद्ध के घर की बेल बजती है और अनिरुद्ध घबराते हुए सुधा से बोलता है, मैं तुम्हारी सारी विश तब पूरी कर सकूंगा जब मैं अपनी बीवी के हाथों से जिंदा बच पाऊंगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा जानू जिंदा रहे तो जल्दी से इस खिड़की से भाग जाओ। कितने फट्टू हो तुम यार। अरे मैं लड़की होकर अपने पति से नहीं डरती और तुम लड़के होकर अपनी बीवी से डर रहे हो। तुम अपने पति से इसलिए नहीं डरती क्योंकि वो एक छोटे से ऑफिस में काम करता है, पर मैं अपनी बीवी से इसलिए डरता हूँ क्योंकि अनिरुद्ध उसको अपनी बीवी के बारे में बता ही रहा होता है कि कोयल दरवाजा ना खुलने पर घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और सुधा उसकी बीवी को पुलिस की वर्दी में देखकर अनिरुद्ध से बोलती है, तो तुम्हारी बीवी पुलिस वाली है? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कोई बात नहीं, अगर इसने नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ। इस मोहल्ले की सारी औरतें पुलिस, डॉक्टर और सीबीआई वाली हैं, क्योंकि उनके पति आवारा जो हैं। कोयल की ये बात सुनकर सुधा के होश उड़ जाते हैं और वो मन ही मन में खुद से बोलती है, अच्छा तो ये बात थी, इसलिए सासू माँ मुझे मना कर रही थी।
ताकि मैं इस काम को अंजाम ना दूं और यहाँ ना फंसूं। लेकिन सासू माँ मुझे साफ साफ शब्दों में बता भी तो सकती थी। हे राम, अब क्या करूं? सुधा बेटा, तूफान एक्सप्रेस की तरह ना यहाँ से रफू चक्कर हो जा, नहीं तो। सुधा ये सोचने के बाद कोयल के पैरों में गिर जाती है और उससे रो रो कर माफी मांगती है। और ये सब देखकर कोयल उसे उठाती हुई उसे बोलती है, आज माफ कर रही हूँ, पर आगे से ऐसा कुछ करती दिख गई ना तो तेरा क्या हाल करूंगी ना, वो अपने पति से ही पूछ लियो। तेरे आने से पहले तेरा पति मेरे पीछे पड़ा था, मैंने उसके साथ तेरी सास को भी सीधा कर दिया। अब जा यहाँ से। कोयल के धमकाते ही सुधा तूफान की रफ्तार से अपने घर जाकर अपना बोरिया बिस्तर बांध लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका पति घर आता है और उसको रोकते हुए उससे बोलता है, सुधा कहीं मत जाओ, अब हम यही इज्जत से कमाएंगे और इज्जत की खाएंगे। हाँ बहू, बहुत हो गया। कभी इस पड़ोसी को लूटना, कभी दूसरे मोहल्ले के पड़ोसी को लूटना। अब ये सब नहीं होगा, बंद कर दे ये सब। आप सही बोल रही थी सासू माँ, मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं नहीं सुधा, हम, माँ और मैं भी तो इसमें तुम्हारा साथ दिया करते थे। इतना बोलकर सुधा अपना बैग रखकर बालकनी पर जाती है, जहाँ अनिरुद्ध उसको फ्लाइंग किस दे रहा होता है। ये देखकर सुधा भी उसको दूर से किस देते हुए बोलती है, ओके, मैं नहीं, हम तीनों ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे अपने पड़ोसियों के साथ। ये बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है और अब वो सबकी नजरों से छुप छुप कर अपने सभी पड़ोसियों को मदहोश किया करती और उनको लूटने का काम किया करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।